हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बीए फाइनल स्तर पर राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में, और उसमें हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो के संदर्भ में। और रूसो ने व्यक्तिवाद, समाजवाद और निरंकुशतावाद के संदर्भ में क्या बताया है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आरंभ करेंगे रूसो के व्यक्तिवादी दर्शन में। तो रूसो जो हैं वो अपने व्यक्तिवादी दर्शन में यह बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने व्यक्ति को या व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। अगर हम वेपर के शब्दों में कहें तो वो मानते हैं कि रूसो का जो दर्शन है वो अति व्यक्तिवादी है। समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी के रूप में उनका नाम आता है। और सबसे पहली बात जो उन्होंने मानी है महत्वपूर्ण, कि स्वतंत्रता और समानता मनुष्य का एक स्वाभाविक सद्गुण होता है। और इस दृष्टि से उनके सिद्धांत में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वो लॉक से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भी उनके इस व्यक्तिवाद को स्वीकार किया है। अगर हम रूसो के संदर्भ में बात करें तो रूसो सबसे पहले जो बात व्यक्तिवाद की बात उसके द्वारा प्रदर्शित की गई है उसके विचारों के माध्यम से, कि रूसो ये मान के चलते हैं कि समाज में जो उत्पन्न जितनी भी सामाजिक कृत्रिमताएं हैं, कृत्रिमताओं का मतलब होता है समाज में विद्यमान जितनी भी जो परंपराएं हैं, जो समाज में स्थितियां हैं, वो कई बार ऐसी समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो समाज के लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। तो यहाँ उनको जो नाम देते हैं रूसो, वो कहते हैं वो है सामाजिक बंधन। और उन सामाजिक बंधनों को सामाजिक कृत्रिमताएं भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो समाज में जितनी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं ये सभी बुराइयों की जड़ होती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इन सभी सामाजिक बुराइयों या कृत्रिमताओं को खत्म किया जाना चाहिए। तो वे उनकी आलोचना करते हैं। अगली बात, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, कि रूसो मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। और इसी स्वाभाविक गुण को प्राप्त करने के लिए जो रूसो सामाजिक समझौते की बात को आगे चल करके स्वीकार करते हैं। रूसो मानते हैं कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पैदा हुआ है, तो उसकी जो ये स्वतंत्रता है इसको पाने के लिए ही वो कहते हैं कि समझौता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वो एक और व्यक्तिवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर राज्य की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि समझौता सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य नामक संस्था की रचना होती है, निर्माण होता है, वह एक कृत्रिम संस्था होती है और व्यक्ति राज्य के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस कृत्रिम संस्था का व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक बंधनों से मुक्त रखना चाहिए। व्यक्ति की मुक्ति की बात उन्होंने स्वीकार की है। अगली बात जो हमें दिखाई देती है व्यक्तिवाद के दृष्टिकोण के रूप में, कि रूसो सामाजिक समझौते का जो प्रतिपादन है, यानी उन्होंने जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसको जन्म भी क्यों दिया, क्योंकि वो व्यक्तिवाद के समर्थक हैं और वो मानते हैं कि इस समझौते के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते को भी व्यक्तिवाद से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके साथ ही वो ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये मानते हैं कि जो राज्य है या अन्य जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति को नैतिकता विहीन और दास की अवस्था में पहुंचाने का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए वो मानते हैं कि राज्य नामक संस्था चूंकि कृत्रिम है, समाज में एक तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने इन संस्थाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूसो के चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की झलक दिखाई देती है। व्यक्तिवादी बहुत सारे गुण उनके चिंतन में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अगली बात हम करेंगे कि रूसो ने समाजवाद को किस तरह से अपने दर्शन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, या दूसरे शब्दों में रूसो किस तरह से हमको समाजवादी दिखाई देते हैं। तो अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद जो है रूसो के विचारों में कई तत्व हैं जो कि उसको समाजवादी बताते हैं। अब समाजवाद क्या करता है? समाजवाद जो है समाज में व्यक्ति की बजाय समाज को अधिक महत्व देता है। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा भी है वो व्यक्ति के हित के बजाय समाज के हित को अधिक महत्व देती है।
और साथ ही साथ सामान्य इच्छा की जब बात रूसो करते हैं, उसमें व्यक्ति के हित की बजाय समाज हित को महत्व दिया गया है। तो इस तरह से रूसो के इस विचार में हमें समाजवाद की झलक भी दिखाई देती है। दूसरी बात, रूसो ने समानता पर काफ़ी बल दिया था। वो कहते हैं कि समाज में जो समानता होनी चाहिए, और वो ये कहते हैं कि जो असमानताएं हैं वो उसकी उत्पत्ति, और अगर हम देखें तो असमानता समाज में कई बुराइयों का कारण बन जाती है। और ये भी मानते हैं कि समाज में जो आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, क्योंकि व्यक्ति में जब असमानता का भाव जन्म ले लेता है, समाज में ऊंच नीच की बात उत्पन्न होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो निजी संपत्ति की धारणा जन्म लेती है। और यहाँ रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था चूंकि एक आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति नामक सर्प का उदय होता है, तो प्राकृतिक अवस्था की जो शांति है वो समाप्त हो जाती है। और इसलिए वो रूसो कहते हैं कि निजी संपत्ति की जो संस्था है उस पर वो बहुत उसके विरोधी हैं, उस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं कि वह अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस निजी संपत्ति की धारणा से समाज में जितनी भी मानवीय असमानता है, असंतोष है, कलह है और संघर्ष वो उत्पन्न होता है, उसके द्वारा उसका जन्म होता है। इसके अलावा रूसो ये भी कहते हैं कि जो राज्य नामक संस्था है उसको अर्थव्यवस्था का नियमन करना चाहिए, यानी वह नियंत्रण रखे। और साथ ही साथ वो इस संदर्भ में यह भी कहते हैं कि राज्य जो है विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाएं, ताकि उसके द्वारा जो आमदनी हो, जो धन प्राप्त हो, उसके द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जा सके, उस पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब हम निजी संपत्ति की बात करते हैं तो रूसो एक बात अवश्य कहते हैं कि जो संपत्ति है वो प्राकृतिक अधिकार नहीं होता, बल्कि इसका नियमन समाज द्वारा होना चाहिए। तो इस बात को वो कहते हैं कि निजी संपत्ति खत्म होनी चाहिए, समाज ही इसका नियमन करे, उस पर नियंत्रण रखे। अगली बात जो रूसो मानते हैं कि जो समाजवाद की हमारे सामने धारणा प्रस्तुत करती है, उनकी बात कि समाज में विद्यमान जो आर्थिक विषमता है वो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ है। तो उनको दूर करके लोक कल्याण की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूसो के दर्शन में एक ओर जहाँ व्यक्तिवाद के तत्व हमें दिखाई देते हैं, दूसरी ओर समाजवाद की तत्व भी हमें उनको दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद, जैसा मैंने आपको बताया कि निरंकुशतावाद क्या होता है, कि अगर हम देखें कि जिस व्यवस्था में राज्य पर कोई नियंत्रण ना हो या राजा पर कोई नियंत्रण न हो, वो निरंकुश बन जाए। तो अगर हम रूसो के समस्त राजनीतिक दर्शन का सार देखें, उसका संक्षिप्त रूप देखें, तो जो सामान्य इच्छा है वो बहुत ही अधिक विवादास्पद दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रूसो क्या कहते हैं कि सामाजिक समझौते में व्यक्तियों द्वारा शक्ति का पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया जाता है, और उसके बाद जो उत्पन्न जो सामान्य इच्छा होती है वो पूर्ण रूप से निरंकुश रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस सामान्य इच्छा का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, और अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो बात कही गई है ये कहीं ना कहीं निरंकुशता की बात प्रस्तुत करती है। रूसो स्पष्ट शब्दों में ये मानते हैं कि जो सामान्य इच्छा होती है वो कैसी होती है? सर्वोच्चता प्राप्त होती है, अदेय होती है, अखंड होती है। निरंकुशता की बात इन्हीं सारी लक्षणों से हमें नजर आती है। और ये निरंकुशता के जो ये आधार हैं, इन्हीं को एक आधार मानते हुए रूसो ने अपने सामाजिक समझौते में ये भी बात कही है कि समझौते में सभी व्यक्ति जिस तरह से अपने शक्तियों का समर्पण कर देते हैं और सामान्य इच्छा का जन्म होता है, तो इस स्थिति के बाद वो ये भी बात कहते हैं कि राज्य का जो व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है, यानी राज्य जो है पूर्ण रूप से व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है? व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो इस तरह से रूसो के दर्शन में हमें निरंकुशतावाद की झलक भी दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रूसो कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है उस पर दैवीय
और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। एक तरफ तो वो ये बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि यही जो सामान्य इच्छा है कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है, नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है और कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। और जो इस सामान्य इच्छा की अवज्ञा करता है, उसको इसका पालन करने के लिए पहली बात तो यह है कि उसको बाध्य किया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति जो है एक तरह से अपराधी माना जाता है कि उसने गलत कार्य किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसों के जो दर्शन में हमें सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने बात की रूसों के दर्शन में व्यक्तिवाद, समाजवाद और निरंकुशतावाद के तत्वों के संदर्भ में। अगले व्याख्यान में हम आपके साथ एक नए विचार, एक नए विषय के साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।